हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं सिविल और मैकेनिकल के लिए कॉमन सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स, चैप्टर नंबर 2 लॉस ऑफ फोर्सेस, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका एपिसोड नंबर 9। सो लेट अस सी कि हम लोग इस एपिसोड में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 3 टॉपिक: ट्रायंगल, लॉ ऑफ फोर्सेस, त्रिभुज का बलों का त्रिभुज का नियम, लामीज थ्योरम, लामी की प्रमेय, और लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, बलों के बहुभुज का नियम। तो आज हम ये तीनों टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस सी द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, नियम बलों के त्रिभुज का नियम। इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन फोर्सेस शैल बी इन इक्विलिब्रियम। बहुत आसानी से आप इस बात को समझेंगे कि यदि किसी बिंदु पर 3 बल कार्य कर रहे हैं, जरा याद करिए ये 3 बल किस प्रकार के हैं। ये तीनों के तीनों बल एक प्लेन पे बने हैं तो कोप्लेनर है। ये तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट से होकर गुजर रहे हैं तो कॉनकरेंट है, संगामी बल। तो ये तीनों बल समतली हैं और साथ में संगामी भी हैं। तो ये 3 बल P, Q, R एक पॉइंट पे कार्य कर रहे हैं। अब इनको हमने योग किया और इनको हमने ट्रायंगल विधि से जोड़ने की कोशिश करी। तो ये P हॉरिजॉन्टल था, हमने P हॉरिजॉन्टल बना दिया। Q इसके साथ कुछ थीटा कोण पर था तो हमने इसके P के हेड से Q बना दिया, उसी थीटा पर हमने बना दिया। मान लीजिए ये थीटा एंगल से 60 डिग्री था तो हमने यहां से 60 डिग्री पर हमने इस Q वाले फोर्स को बना दिया। Q फोर्स को बनाने के बाद फिर ये वाला जो फोर्स था यहाँ पे इस डिग्री में था, मान लीजिए कुछ भी एंगल होगा, से दिस इज 210, तो फिर ये वाला फोर्स हमने यहां से ये एंगल नापा और ये 210 इस हॉरिजॉन्टल के साथ हमने Q को बनाया, R को बनाया। सो बात ये होनी है कि सबसे पहले हम P बनाएंगे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, फिर Q बनाएंगे जो P के साथ 60 पे था तो इस डायरेक्शन से 60 डिग्री पे Q बना दिया गया। उसके बाद P के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से R था जो कि 210 डिग्री पे, मान लिया 210 डिग्री पे, तो इसके इस डायरेक्शन पे हमने 210 डिग्री पे R बना दिया। जैसे ही R कंप्लीट हुआ तो हमने ये देखा कि R के कंप्लीट होते ही R का जो हेड है वो P की टेल पर जाकर टच कर गया। तो यदि तीसरा फोर्स ड्रॉ करने पर वो पहले फोर्स के पूंछ पे जाके चिपक गया, अर्थात ये एक त्रिभुज कैसा हो गया, बंद त्रिभुज बन गया। और बंद त्रिभुज का मतलब इनका जो परिणामी है, रिजल्टेंट फोर्स, इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो क्या आ गया, 0। और अगर इनका तीनों का रिजल्टेंट 0 है, अर्थात ये तीनों बल P, Q और R जिस पॉइंट पर काम कर रहे हैं, ये पॉइंट कैसा है, ये पॉइंट साम्या अवस्था में है। सो त्रिभुज का ये नियम बड़ा स्पष्ट है कि अगर 3 बल किसी पॉइंट पे काम कर रहे हैं, इन तीनों फोर्सेस को अगर हम त्रिभुज की 3 भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकें और वो त्रिभुज बंद हो जाए, तभी बंद होगा जब प्रदर्शित कर सकते हो, त्रिभुज कंप्लीट हो जाए, तो उनका परिणामी 0 होगा, एक बात। और परिणामी 0 होने का मतलब वह बिंदु जिस पर तीनों बल कार्य कर रहे हैं, बिंदु किसमें होगा, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य की अवस्था में होगा। अब अगर 3 बल के स्थान पर 3 से अधिक हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तब क्या स्थिति बनेगी, लेट अस सी। तो हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, बलों के बहुभुज का नियम। यह कहता है कि अगर किसी पॉइंट पर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, किसी बिंदु पर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं और उनको हम किसी बंद बहुभुज की सक्सेसिव, एक के बाद एक क्रमागत भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकें, अगर क्रमागत भुजाओं के द्वारा उसको हम प्रदर्शित कर सकें और वो बहुभुज बंद हो जाए, इसका मतलब कि उन सभी बलों के प्रभाव में उस बिंदु पर जो बल कार्य कर रहे हैं वह बिंदु साम्य की अवस्था में होगा। कैसे, लेट अस सी। ए, ये बन गया A हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, B ये ऐसे चला गया, B, C यूं ऐसे आ गया, C
डी यूं करके आ गया एंड ई, और जब हमने ई बनाया यहां के डी के हेड से वो जाके ए के टेल पे जाके टच कर गया। दैट मीन्स ये पांचों फोर्स जो पॉइंट ओ पर काम कर रहे हैं, इन तीनों को जब हमने किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं के द्वारा निरूपित किया तो वो बहुभुज बंद हो गया, वो यहां पे क्लोज्ड हो गया, अर्थात इनका परिणामी का मान शून्य हो गया। और जिस बिंदु पर ये बल पांचों बल कार्य कर रहे थे वो बल किस अवस्था में होगा? वो बल साम्य की अवस्था में होगा। अब ये बात 3 फोर्स, 4 फोर्स, 5 फोर्स, 6 फोर्स, 8 फोर्स, नंबर ऑफ फोर्सेस पर ये लागू होती है कि अगर उन सभी बलों को किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जा सके और वह बहुभुज बंद हो जाए तो उसका परिणामी शून्य होता है, और जिस बिंदु पर वह सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं दैट पार्टिकल शैल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। एक स्थिति लेते हैं, मान लीजिए हमने इसको ड्रॉ किया, ई वाला ड्रॉ किया और वो कुछ ऐसे आया और यह बहुभुज बंद नहीं हो पाया, तो क्या स्थिति बनेगी? अगर यह बहुभुज बंद नहीं हो पाया तो ए से इस ओर इस बहुभुज को बंद करेंगे और तब यह परिणामी शून्य नहीं होगा, क्योंकि तब परिणामी का मान ये वैल्यू परिणामी की वैल्यू हो जाएगी। Therefore, in that case, there will be a resultant force and this particle shall not be in equilibrium. तो यदि R की वैल्यू शून्य नहीं है तो परिणामी साम्य अवस्था में नहीं होगा और ऐसी स्थिति में बहुभुज बंद नहीं हो पाता है। लेकिन यदि बहुभुज बंद हो गया है तो परिणामी का मान शून्य होगा और पिंड, ये जिस बिंदु पर ये सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, ये बिंदु जो होगा साम्य की अवस्था में होगा। अब हम पढ़ते हैं बच्चों लामीज थ्योरम, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपके सिलेबस में इस्तेमाल करी जाएगी और आप बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं जो लामीज थ्योरम के बेसिस पे लगेंगे। आइए लेट अस सी लामीज थ्योरम क्या है। हम देखते हैं पी फोर्स पॉइंट ओ पर काम कर रहा है, एक पी फोर्स जिसको हमने ओ ए से रिप्रेजेंट किया। फोर्स क्यू पॉइंट ओ पर काम कर रहा है जिसको हमने ओ बी से रिप्रेजेंट किया। फोर्स आर जो पॉइंट ओ पर काम कर रहा है से इसको हमने ओ डी से रिप्रेजेंट किया। सो दीज 3 फोर्सेस पी क्यू एंड आर एक्टिंग एट पॉइंट ओ। बिल्कुल ये ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस के तरीके से 3 बल यहां पर कार्य कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, P और Q का हमने समानांतर चतुर्भुज पूरा किया। P के शीर्ष A से OB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन चली गई AC। B वाले सिरे से OA के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, इन दोनों ने जहां पे इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट हो गया C। उसके बाद पॉइंट O से हमने C को मिलाया एंड दिस बिकम्स द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ P एंड Q। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हम पीछे पढ़ चुके हैं। जो लोग इस एपिसोड को आज 9 नंबर एपिसोड को ही देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसके पीछे का एपिसोड जरूर देख लीजिए, तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। इस प्रकार से हमने ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। क्योंकि ये पॉइंट O जिस पर P Q R कार्य कर रहे हैं, यह पॉइंट साम्य की अवस्था में है, अर्थात अब ये कंडीशन समझिए, इसका मतलब कि P और Q का जो परिणामी है और ये जो मान R है, यह दोनों मान एक दूसरे के बराबर हैं और यह दोनों एक दूसरे के पूरी तरीके से अपोजिट हैं। Therefore this R जो R डैश जो और P और Q का रिजल्टेंट है और ये फोर्स R, यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और इन दोनों के मान एक दूसरे के बराबर हैं और तभी ये पिंड साम्य की अवस्था में रह पाएगा। तो ये पिंड साम्य की अवस्था में है, अर्थात P Q R की वजह से तीनों लोग साम्य अवस्था में हो गए। तो साम्य की अवस्था के प्रतिबंध ये हो गया कि R डैश का मान R के बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। ओके, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो R डैश है उसका मान R के बराबर है। अब देखिए, हमने P और Q के बीच का एंगल माना है अल्फा, P और R के बीच का एंगल माना है बीटा,
Q और R के बीच का एंगल माना है गामा, राइट। सो एंगल बिटवीन फोर्स P एंड Q इज अल्फा, एंगल बिटवीन P एंड R इज बीटा, एंगल बिटवीन Q एंड R इज गामा, ओके। अब अगर ये एंगल बीटा है और DOC एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल बचेगा 180 माइनस बीटा, राइट, ओके। ये एंगल अल्फा है, अगर ये एंगल अल्फा है, OB के पैरेलल AC बनाया गया है तो ये भी अल्फा होगा, और ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल जो बचेगा यहां पर 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, समझ लीजिएगा। ये एंगल गामा है, और अगर ये एंगल गामा है तो ये एंगल जो बचेगा 180 माइनस गामा बचेगा, और अगर ये एंगल 180 माइनस गामा है तो इसका अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण है ये वाला, और ये हो जाएगा 180 माइनस गामा। मैं दोबारा समझा देता हूं, ये एंगल बीटा है तो ये एंगल, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल बचेगा 180 माइनस बीटा, ओके। ये एंगल अल्फा है, इसके समानांतर ये हो गया तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल बचेगा 180 माइनस अल्फा, ओके। नाउ ये एंगल गामा है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल बचेगा 180 माइनस गामा, ये एंगल और ये एंगल एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल, तो ये वाला एंगल बचेगा 180 माइनस गामा। तो अब आपको जो कंसीडर करना है और आपको जो फोकस में लाना है वो ट्रायंगल है OC और A। नाउ यू कंसीडर दिस ट्रायंगल OAC। OA P फोर्स बताता है, AC Q फोर्स बताता है, और OC R फोर्स बताता है, और इन तीनों ने एक त्रिभुज बनाया। और कैसा त्रिभुज बनाया? एक बंद त्रिभुज बनाया, और बंद त्रिभुज का मतलब, क्लोज ट्रायंगल का मतलब, ये किस में होंगे? ये तीनों फोर्स इस बिंदु को किस अवस्था में लाएंगे? साम्य की अवस्था में रखने का पूरा प्रयास करेंगे। सो लामी थ्योरम एक तरह से लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस का ही एक दूसरा रूप है। सो ये क्या कहता है? इन्होंने तो ये कहा था कि तीन फोर्स अगर किसी पॉइंट पे काम कर रहे हैं और तीनों ने एक बंद त्रिभुज बना लिया तो वो बिंदु साम्य अवस्था में होगा। यहां पे इसने कहा इफ थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन रेस्ट ऑफ द टू फोर्सेस। उसने कहा तीन फोर्स किसी बिंदु पे काम कर रहे हैं, तीनों फोर्स आपस में साम्य की अवस्था में है, तो प्रत्येक बल का मान बाकी बलों के बीच में बनने वाले कोण की ज्या, प्रत्येक बल का मान अर्थात P बाकी बल अर्थात Q और R के बीच में बनने वाले कोण यानी कि 180 माइनस गामा की ज्या अर्थात साइन ऑफ द एंगल ऑफ दिस अर्थात साइन 180 माइनस गामा के अनुपात में होगा, के प्रोपोर्शनल होगा। तो Q के बराबर में क्या आएगा? अगर Q लेंगे तो कौन सी भुजाएं हो जाएंगी? R और P, इनके बीच का एंगल है 180 माइनस बीटा, सो Q अपॉन 180 माइनस बीटा। सिमिलरली R आपने लिया तो Q और P, इनके बीच का एंगल 180 माइनस अल्फा, तो R अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा। तो अब साइन 180 माइनस गामा इज साइन गामा, सो P अपॉन साइन 180 माइनस गामा, तो P अपॉन साइन 180 माइनस गामा, Q अपॉन साइन 180 माइनस बीटा एंड R अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा। सो अब हम देखते हैं इसको बड़े फिगर में। P अपॉन साइन गामा तो P, बाकी फोर्स है Q और R, इनके बीच का एंगल गामा, तो P अपॉन इन दोनों फोर्सेस के बीच का साइन गामा। Q लिया तो अब फोर्स कौन से हो गए? P और R, तो Q अपॉन साइन दिस बीटा, P और R के बीच का एंगल साइन बीटा। R ये रहा, और R के अलावा अगर दूसरे फोर्स होंगे तो P और Q, तो R अपॉन साइन P और Q के बीच का एंगल यानी कि अल्फा, एंड इट इज साइन अल्फा। सो दिस इज द लामीज थ्योरम, और लामी थ्योरम का हम बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। देयर विल बी नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स अवेलेबल इन द बुक विच आर बेस्ड ऑन द लामीज थ्योरम एंड कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। सो आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लेना है। पेपर में यदि इसका एक्सप्लेनेशन आता है, प्रूफ आता है, तो आपने स्टेटमेंट लिखना है, ये फिगर समझाना है और बाद में यहां पर आ जाना है।
दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस एंड दिस इज लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम कुछ और बातों के साथ आगे आएंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी के पॉलिटेक्निक सिस्टम में चलने वाला सिलेबस अप्लाइड मैकेनिक्स, उसका चैप्टर नंबर 2 लॉ ऑफ फोर्सेस, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका एपिसोड नंबर 10। आइए हम देखते हैं कि इस एपिसोड में आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, बलों का वियोजन। फिर हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब होता है बलों का वियोजन, बलों का वियोजन, यानी कि बलों को हम किस प्रकार से अपघटित कर सकते हैं, किसी फोर्स को हम उसके दो भागों में कैसे उसको बांट सकते हैं, उसको आज हम यहां देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक फोर्स P है, पॉइंट O पे काम कर रहा है, एक फोर्स Q है जो पॉइंट O पे काम कर रहा है। P और Q आपस में एक दूसरे के साथ एंगल बनाते हैं अल्फा प्लस बीटा, आप देख सकते हैं। और R जो है P और Q का रिजल्टेंट है। सो R इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स P एंड Q। तो हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। O से बनाया A जो P को बताएगा, O से बनाया B जो Q को रिप्रेजेंट करेगा। ये यहां से पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, O से एक डायगोनल ड्रॉ किया जिसने P और Q का रिजल्टेंट R को इंडिकेट किया। नाउ रिजल्टेंट R इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा विद P, अर्थात परिणामी R और P के मध्य कोण अल्फा, परिणामी R और Q के मध्य कोण बीटा। ये पूरा एंगल, ये वाला अगर एंगल बीटा है तो अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण की वजह से ये एंगल भी बीटा हो जाएगा। अब आप ट्रायंगल OAC को गौर करिए, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो माइनस कॉमन ले लिया है तो 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब आप पुनः इसी त्रिभुज OAC को देखें, इसमें बच्चों तीन फोर्स काम कर रहे हैं, फोर्स P, फोर्स Q, क्योंकि AC और OB आपस में पैरेलल है, एंड फोर्स R। So three forces are acting in this triangle OAC. Force P is represented by side of the triangle OA. Force Q is represented by the side AC of the triangle, and force R is represented by the side OC of this triangle. और हमने लामीज थ्योरम की एप्लीकेशन के समय साइन लॉ का इस्तेमाल किया, सो हम इस ट्रायंगल में साइन फार्मूला का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। लेट अस सी फोर्स P, फोर्स P के अलावा कौन से दो फोर्स हैं, R और Q, इनके बीच का कोण है बीटा, तो साइन P अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू Q के अलावा दो फोर्स हैं P और R, इनके मध्य कोण है अल्फा, तो P अपॉन साइन अल्फा। R और R के अलावा दो फोर्स हैं P और Q, इनके साइन का एंगल साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। हम ये भी कह सकते हैं कि P के सामने वाला कोण साइन बीटा, Q के सामने वाला कोण साइन अल्फा, और R के सामने वाला कोण साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये तो सेम रहा, P अपॉन साइन बीटा, P अपॉन साइन अल्फा। R को अगर हम देखें तो हम ये कह देंगे R अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। अब हमने इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, यानी इन दोनों को पकड़ा हमने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल टू R साइन बीटा, P इज इक्वल टू R साइन बीटा, ये यहां चला गया, अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली अब हम इसको और इसको पकड़ते हैं, इन दोनों को, Q इज इक्वल टू R साइन अल्फा, Q इज इक्वल टू R साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। बच्चों ये दोनों आपको रिजोल्यूशन मिल गए ऑफ फोर्स R. These P and Q are the resolutions of force R. इस बल के दो घटक मिल गए
P और Q। अगर एक फोर्स दिया गया है तो उसके दोनों घटक आप आपस में निकाल सकते हैं। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे यहां पर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। वही फिगर हमने यहां बनाया है, फर्क इतना किया है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पर 90 डिग्री है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बच्चों ये P रहा, ये Q रहा, ये इसका रिजल्टेंट रहा, ये OAC ट्रायंगल हमने एक बार फिर से ले लिया। ये अगर अल्फा है, ये 90 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस अल्फा। गॉट इट? ओके। P के सामने वाला एंगल साइन 90 माइनस अल्फा, Q के सामने वाला एंगल साइन अल्फा, R के सामने का एंगल साइन 90। साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। P इज इक्वल टू R साइन 90 माइनस अल्फा एंड दिस इज कॉस अल्फा। P इज इक्वल टू R कॉस अल्फा। सिमिलरली Q इज इक्वल टू, ये 1 हो चुका है, Q इज इक्वल टू R साइन अल्फा। अब यहां पर एक खास रिजल्ट आपको पास आया है। इस रिजल्ट का इस्तेमाल बहुत सारे सवालों में आप मैकेनिक्स में भी करेंगे, फिजिक्स में भी करेंगे, और ना जाने कितनी जगह पर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में इस कॉन्सेप्ट का आप इस्तेमाल करने वाले हैं, जो आज आप इस एपिसोड नंबर 10 में सीखने वाले हैं। P इज इक्वल टू R कॉस अल्फा। दैट मीन्स ये एक फोर्स है जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, जिसका एक ये घटक x डायरेक्शन में है। इसको हम समटाइम x डायरेक्शन भी कहते हैं, या इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी कहते हैं। एक फोर्स R है जिसका एक घटक Q है जो कि y डायरेक्शन में है। इसको y डायरेक्शन भी कहा जाता है और इसको वर्टिकल डायरेक्शन भी कहा जाता है। अर्थात किसी फोर्स R का घटक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में H इस्तेमाल किया, अलोंग द X भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका मान फोर्स और क्षैतिज के साथ फोर्स ने जो कोण बनाया है अल्फा, उसके कोसाइन अल्फा के बराबर होता है। इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसी तरीके से इस फोर्स का वह घटक जो y की दिशा में जा रहा है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, उसका मान फोर्स और क्षैतिज के साथ इस फोर्स ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो अल्फा कोण बनाया है, उसके साइन अल्फा के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट या समटाइम y कंपोनेंट भी कहते हैं। जरा इसको एक एग्जांपल समझते हैं, है क्या। सपोज करिए एक ये फोर्स है, से 20 न्यूटन का एक ये फोर्स है। ये फोर्स x एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब इसका वो कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा, x की दिशा में, इसका जो रिजोल्यूशन पार्ट होगा दैट विल बी, यहां परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये इसका क्षैतिज घटक होगा और उसका मान होगा f cos थीटा, दैट इज 20 cos 60 डिग्री, ये इसका होगा। इसी तरह जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट वो यहां लिख देते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट होगा f sin थीटा, दैट इज 40 sin 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी। सो इस फोर्स का वह घटक जो क्षैतिज दिशा में जा रहा है, f cos थीटा या 20 cos 60 डिग्री होगा। इस फोर्स का वह घटक जो ऊर्ध्व दिशा में जा रहा है, f sin थीटा या 20 sin 60 डिग्री के बराबर होगा। अब ये बात याद कैसे रहेगी, क्योंकि अगर हमने बेटा यहां पे फिगर बदल दिया, सपोज करिए अगर हमने फिगर ऐसे कर दिया, ये एक फोर्स है से P और इसने यहां से एंगल बनाया है 20 डिग्री का, और अब आपसे पूछा इसने वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका हो जाएगा P sin 20 और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा P cos 20 डिग्री। यहां पे फर्क क्या है? यहां पर तो आप कहेंगे सर आपने x कंपोनेंट रखा था cos में, यहां पे आपने x कंपोनेंट रखा sin में।
यहां y कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट रखा था आपने साइन में, यहां वर्टिकल कंपोनेंट आपने रखा है कॉस पे। तो अब इसको याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका देखिए। जब इस तरह आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में x कंपोनेंट और y कंपोनेंट आपको चाहिए हो, ये तभी कॉन्सेप्ट लगेगा जब आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में x और y कंपोनेंट चाहिए होंगे। और आपको बता दें कि सवालों में अधिकतर स्थिति में आपको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ही चाहिए होते हैं। फोर्सेस को जब भी आप रिजॉल्व करेंगे तो दोनों रिजोल्यूशन आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। तो करना क्या है, जिस तरफ थीटा बना है, थीटा यहां बना है, f ने थीटा यहां बनाया, तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है f के पास वाला कंपोनेंट कॉस वाला कंपोनेंट होता है। फिर से f के पास वाला कॉस वाला f कॉस थीटा, फोर्स के पास वाला कॉस वाला कॉस 20, f से दूर वाला साइन वाला, f से थीटा से दूर वाला साइन वाला, तो दूर वाला साइन वाला हो जाएगा, तो दूर वाला यहां पे साइन वाला कंपोनेंट हो जाएगा। तो इसको आप याद कर सकते हैं, पास कॉस और दूर साइन। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फार्मूला। और इसको याद करने के बाद कि साहब पास कॉस दूर साइन कुछ भी हो, मान लीजिए एक ये फिगर है, बोले एक फोर्स ये है, से फोर्स ए, ये एंगल बनाया इसने 25 डिग्री। अब कैसे होगा, तो पास वाला एंगल तो ये हो जाएगा एफ ए, ये हो जाएगा ए कॉस 25, ये कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन 25, और ये देखिए दोनों आपस में 90 डिग्री पर है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। हम इनका इस्तेमाल बहुत सारे सवालों में करने जा रहे हैं। सो वो कैसे सवाल आएंगे उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 2 लॉ ऑफ फोर्सेस। आज उसका पढ़ेंगे एपिसोड नंबर 11। इस टॉपिक में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस। जो बच्चे इस एपिसोड को आज डायरेक्ट देख रहे हैं उनसे मेरी सलाह है कि इसके पीछे के एपिसोड आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पीछे के एपिसोड्स देखे होंगे। सो प्लीज गो टू द चैनल एंड वॉच द प्रीवियस एपिसोड बिफोर गोइंग टू दिस। ओके, रिजोल्यूशन ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस। पीछे के लेक्चर्स पे हम दो कॉनकरेंट और कोप्लेनर फोर्सेस का रिजोल्यूशन समझ चुके हैं। दो फोर्सेस का रिजोल्यूशन हमने समझा है और आज हम दो से ज्यादा फोर्सेस का रिजोल्यूशन करेंगे और उसके बेस्ड हम सवाल भी लगाएंगे। सो लेट अस सी। ये बेटे एक ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें चार फोर्स काम कर रहे हैं, F1, F2, F3 एंड F4। सो चार फोर्सेस हैं जो इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे आपको दर्शाए गए हैं। ये इसका ओरिजिन हो गया। F1 ने x के साथ एंगल बनाया θ1, F2 ने x के साथ पॉजिटिव x के साथ एंगल बनाया θ2, F3 ने पॉजिटिव x के साथ एंगल बनाया θ3 और F4 ने पॉजिटिव x के साथ एंगल बनाया θ4। ये इसके डायरेक्शंस दिए गए हैं कि F1 और सारे फोर्सेस के जो एंगल आपको गिवन है वो पॉजिटिव x के साथ ही दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है θ1 जो है 90 से छोटा होगा, θ2 चूंकि इस कोऑर्डिनेट में आ गया है तो 90 से बड़ा होगा, ये 180 से बड़ा होगा और ये 270 से बड़ा एंगल होने वाला है। इसलिए आपको इनके जो साइन या cos 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा इनका ज्ञान भी आपको होना चाहिए। बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चार फोर्स हमारे पास हैं, चारों के डायरेक्शन हमको पॉजिटिव x एक्सिस के साथ दिए गए हैं। अब इनका हमको सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम सारे फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे। सारे फोर्सेस का कौन सा घटक निकालने वाले हैं हम लोग निकालने वाले हैं क्षैतिज घटक। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को x से भी डिनोट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया है। बहुत सिंपल फार्मूला है, हर फोर्स का x के साथ बनने वाला जो एंगल है थीटा, उस थीटा का कोसाइन निकाल लीजिए और फोर्स और कोसाइन ऑफ थीटा के मानों को गुणनफल कर दीजिए।
एफ, और F1 ने जो एंगल बनाया F के साथ उसका कोसाइन कर दिया cos थीटा 1, और इन दोनों का गुणनफल F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2 प्लस F3 cos थीटा 3 एंड प्लस F4 cos थीटा 4। ये हमारे क्षैतिज घटक आ गए हैं। चारों फोर्सेस का क्षैतिज घटक का मान हमको प्राप्त हो चुका है। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट अंग्रेजी का बड़ा अक्षर V या Y से डिनोट करते हैं। ये सभी का कौन सा घटक है? ऊर्ध्व घटक है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, केवल cos की जगह पे साइन कर देना है। F1 sin थीटा 1, F2 sin थीटा 2, F3 sin थीटा 3, F4 sin थीटा 4 और सबको ऐड कर देना है। ये आपको कुछ मान प्राप्त होगा, इसकी भी कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। कैलकुलेशन को कम से कम पेपर में 2 बार चेक करना, क्योंकि आसान सवाल है और आसान सवाल में आपसे गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। x का मान प्राप्त हो गया, y का मान प्राप्त हो गया, अर्थात h का मान प्राप्त हो गया और v का मान प्राप्त हो गया। हमने इन मानों को यहां पर पुनः x एक्सिस और y एक्सिस पे दिखा दिया कि ये h की वैल्यू आ गई, ये x पे दिखा दिया, ये वर्टिकल वैल्यू आ गई, y पे दिखा दिया, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, ये h और v का रिजल्टेंट आ गया और इसने x के साथ एंगल बनाया अल्फा। तो हम ना केवल रिजल्टेंट निकालेंगे बल्कि रिजल्टेंट ने x के साथ कितना एंगल बनाया है वो भी निकालने वाले हैं, क्योंकि समस्त फोर्सेस का हमको डायरेक्शन भी x के साथ दिया गया था। सो ये एक केस हो गया। ये वैल्यू p मान लीजिए, ये q मान लीजिए। p और q के बीच का एंगल थीटा 90 है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 0 हो जाएगा। r इज इक्वल टू रूट h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एंड tan अल्फा इज v अपॉन h। क्यों? क्योंकि v sin 90 प्लस h प्लस v cos 90, तो v अपॉन h बचेगा। एंड दिस विल गिव यू द कॉन्सेप्ट। इससे आपको क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट, परिणामी, और इससे आपको मिल जाएगी उस परिणामी की दिशा। अब यह प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि सर ये बताइए कि ये h की वैल्यू इसी तरफ आएगी, ये आपको कैसे पता है? या v की वैल्यू जो यहां पर सोल्यूशन होकर आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, आपको ये कैसे पता? मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैंने ऐसा अजम्पशन लिया है कि v की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y एक्सिस पर, h की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस पे दिखाई जाएगी। यदि मान लेते हैं h की वैल्यू पॉजिटिव है परंतु v की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपका फिगर चेंज होगा। अगर h की वैल्यू पॉजिटिव है तो h तो इधर दिखाई ही जाएगा, लेकिन तब v की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो v इधर दिखाया जाएगा, h इधर दिखाया जाएगा और आपका पैरेललोग्राम ऐसे बनेगा, ऐसे कंप्लीट होगा आपका पैरेललोग्राम। ये रिजल्टेंट होगा। हाँ, रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला आपका वही इस्तेमाल होगा, नो चेंज, परंतु अल्फा जब आप ये निकालेंगे तो ये अल्फा आपका आएगा तो वही इसी फॉर्मूले से आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे अल्फा आपको पॉजिटिव x एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है, यहां पे अल्फा आपको पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है। तो ये बात आपको अपना उत्तर लिखते समय स्पष्ट करनी होगी। मान लीजिए v पॉजिटिव है, h की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो अगर v पॉजिटिव है तो ऐसे रहेगा और h अगर नेगेटिव है तो इस तरफ बनाया जाएगा h, और तब आपका पैरेललोग्राम ऐसे करके कंप्लीट होगा। r की वैल्यू इसी फॉर्मूले से आएगी, अल्फा की वैल्यू भी इसी फॉर्मूले से आएगी, लेकिन अब आप ये बताएंगे साहब अल्फा जो हमारा है इस तरफ से है और अगर आप पॉजिटिव x से इसको नापेंगे तो ये अल्फा निकालेंगे और आप बताएंगे पॉजिटिव x डायरेक्शन से इसकी कितनी है 180 माइनस अल्फा इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस। फॉर्मूले हर केस में यही इस्तेमाल होगा। हाँ, अल्फा की डायरेक्शन बताने के लिए आपको केस टू केस आपका परिवर्तन आएगा। वो अगर आपको बात समझ में आ गई है, नहीं समझ में आई तो इस एपिसोड को दोबारा देखिए और फिर आप आसानी से सवाल को कर ले जाएंगे। हम इस सवाल को देखते हैं जो हमारा बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। ये एक हेक्सागन है, हेक्सागन में 6 साइड है
और हेक्सागन का ये जो पॉइंट O है, इस पॉइंट पर प्रत्येक दिशा में एक एक फोर्स लगा हुआ है। इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन, इस डायगोनल AC पर √3 न्यूटन, इस डायगोनल AD पर 4 न्यूटन, AE के अलोंग 2 न्यूटन और AF के अलोंग 1 न्यूटन का फोर्स कार्य कर रहा है। अर्थात इस हेक्सागन पर ऐसा सिचुएशन बना है कि इस पॉइंट O पर 1 2 3 4 5 फोर्स काम कर रहे हैं। AB के अलोंग, इस भुजा के अलोंग 3 न्यूटन, इस भुजा के अलोंग 1 न्यूटन, इस डायगोनल पे √3, इस पे 4 और इस पे 2। कह रहा है इसका परिणामी बताइए कितना होगा। बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमने इस फिगर को ऐसे बनाया कि AB वाली भुजा x एक्सिस पर आ गई और AE वाली भुजा y एक्सिस के अलोंग चली गई। ऐसा करते ही हमारे एंगल निकाल लें, जो θ1 θ2 θ3 था वो हमारे सब आसानी से आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, लेट अस सी। ये ऐसे है, ये जो AC है इसके साथ बनाएगा 30 डिग्री, AD जो है वो AB के साथ बनाएगा 60 डिग्री, AE यहां से बनाएगा 90 डिग्री और AF यहां से बनाएगा 120 डिग्री। ये हमारे हो गए F1 F2 F3 F4 F5। अब आप कहेंगे कि सर 30 डिग्री तो इसका एंगल है, 60 इसका एंगल है, 90 इसका एंगल है, 120 इसका एंगल है, इसका एंगल कहां है बच्चों? ये x एक्सिस पर है, इसलिए इसका एंगल लिया जाएगा 0 डिग्री। गॉट दिस पॉइंट? बहुत सिंपल से काम करना है। x कंपोनेंट निकालते हैं, 3 cos 0 प्लस, आप भी बोलना शुरू करिए मेरे साथ, √3 cos 30 प्लस 4 cos 60 प्लस 2 cos 90 प्लस 1 cos 120, राइट? और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 न्यूटन का इसकी वैल्यू आ जाएगी। y एक्सिस 3 sin 0 प्लस √3 sin 30 प्लस 4 sin 60 प्लस 2 sin 90 प्लस 1 sin 120 एंड दिस कम्स आउट टू बी 7.19। तो रिजल्टेंट हो गया √h² प्लस, अच्छा ये दोनों देखिए पॉजिटिव हैं, यानी ये जो फिगर बनने वाली है ये इसी तरह की फिगर बनेगी। ये 6 आ गया, ये 7.19 आ गया। तो रिजल्टेंट हो गया दिस स्क्वायर प्लस दिस 9.26। नाउ tan alpha इज इक्वल टू y अपॉन x या v अपॉन h, 7.19 दिस एंड दिस इज अल्फा इज इक्वल टू 50.15 डिग्री। तो मैं समझता हूं कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को लेकर अब किसी तरह का कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। और नेक्स्ट एपिसोड्स में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल पुख्ता हो जाए। टिल देन थैंक यू वेरी मच।